हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट और कैंसर्स। ये ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी दुनिया को आज हिला रखा है और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो आइए इस पर कुछ गहराई से सोच विचार करें। देखिए, जो फीमेल्स हैं अपना ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाना चाहती हैं, उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर सर्जरी है। आंकड़ों के अनुसार हर साल में तकरीबन 4 लाख महिलाएं अमेरिका के अंदर ब्रेस्ट की प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं और ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाती हैं। और इनमें से 3 लाख वो महिलाएं जो अपना ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक वजह से इम्प्लांट डलवाती हैं, और 1 लाख जिनको ब्रेस्ट कैंसर से या किसी वजह से इनका ब्रेस्ट को हटाना पड़ा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इम्प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो कई सालों से इस बात पे हमेशा चर्चा होती रही है कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट डालने से कोई बीमारियां हो सकती हैं, शरीर को कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं। 1999 के अंदर एक कंट्रोवर्सी उठी थी जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट, सिलिकॉन इम्प्लांट को लिंक किया गया था ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ। लेकिन बाद में स्टडीज़ में पाया गया कि वो लिंक ब्रेस्ट इम्प्लांट और ऑटोइम्यून डिजीज़ का कोई गहरा लिंक नहीं है। तो उस बात को फिर रद्द कर दिया गया और फिर ये माना जाने लगा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट काफ़ी सेफ़ है। 2017 में फिर हमारे पास कुछ डाटाज आए और उस डाटा में जो चीज़ हमारे सामने आई वो ये आई कि जिन महिलाओं ने सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट कराए हैं, उनके अंदर इंसिडेंस ऑफ एक स्पेशल कैंसर, नॉट ब्रेस्ट कैंसर बट एक ब्लड कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और उस ब्लड कैंसर का एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम है जिसको बोला जाता है ब्रेस्ट इम्प्लांट इंड्यूस्ड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा। ये नाम है, यानी कि एक तरह का लिम्फोमा है, ये ब्लड कैंसर है और ये लिंक्ड होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के साथ। लेकिन सारे ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ इसका एसोसिएशन नहीं है। ब्रेस्ट इम्प्लांट कितनी तरह के हैं आइए मैं आपको बतलाता हूँ। ब्रेस्ट इम्प्लांट 2 तरह के हैं, सिलिकॉन एंड सेलाइन। इंडिया में सेलाइन इम्प्लांट्स ना के बराबर इस्तेमाल होते हैं और कॉस्मेटिक में तो मोस्टली मैं बोलूँ 99% केसेस में सिलिकॉन इम्प्लांट का ही इस्तेमाल किया जाता है। और सिलिकॉन इम्प्लांट भी फिर 2 तरह के होते हैं, स्मूथ सिलिकॉन इम्प्लांट एंड टेक्सचर्ड सिलिकॉन इम्प्लांट। माइक्रो या मैक्रो टेक्सचर्ड हो सकते हैं, जिसका अर्थ क्या है कि जो इम्प्लांट की आउटर कवरिंग है वो रफ होती है, स्मूथ नहीं होती है। जब ये रफ कवरिंग होती है इम्प्लांट की बाहर की, तो इसके अराउंड एक कैविटी बनती है, एक मेम्ब्रेन बनती है, एक बायोफिल्म बनती है जिसको बायोसेल या बायोफिल्म बोला जाता है। ये बायोफिल्म या बायोमेम्ब्रेन धीरे धीरे कुछ सालों के बाद कैंसर का रूप ले सकती है टेक्सचर्ड इम्प्लांट के अंदर, जिसको एनाप्लास्टिक सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी पाई गई है और दुनिया भर में ये बोला गया है कि टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स का अब इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो अपने सर्जन से बड़ा केयरफुली पूछें कि क्या ये स्मूथ इम्प्लांट है या टेक्सचर्ड इम्प्लांट है। अगर ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट है तो इसको आप ना डलवाएं या उसकी जगह स्मूथ इम्प्लांट का इस्तेमाल करें। कुछ और बातें मैं आपको बतलाना चाहूँगा। अगर आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है और आपका इम्प्लांट टेक्सचर्ड इम्प्लांट है तो किन बातों का ध्यान रखना है और क्या निशानियाँ हैं ये इस लिम्फोमा होने की। देखिए, इसकी जो निशानियाँ हैं ये है, चेस्ट में पेन होता है, रेडनेस आता है, स्वेलिंग आता है और फ्लूइड अराउंड द ब्रेस्ट आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपको कुछ साल हो गए हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट कराए हुए और चेस्ट में या ब्रेस्ट में आपको पेन होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग आता है, तो उसका MRI करवाएं। और हो सकता है ये लिम्फोमा हो तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये फैल सकता है और एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। तो ये आया, इंसिडेंस बहुत हाई नहीं है, इंसिडेंस लो है, लेकिन फिर भी एसोसिएशन पाया गया है, इसलिए टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करना सही नहीं है। अब हम कुछ बातों को डिस्कस करते हैं कि जो महिलाएं इम्प्लांट करा रही हैं उनके लिए क्या बातें जानना ज़रूरी है, किन प्रिकॉशंस को रखना ज़रूरी है और क्या क्या बातें ज़रूरी हैं। देखिए, अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो जब भी आप इम्प्लांट करवाएं ब्रेस्ट इम्प्लांट, उससे पहले अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट या मैमोग्राफी का होना ज़रूरी है। और फिर कुछ समय के बाद हर साल में एक बार ब्रेस्ट चेकअप और फिर मैमोग्राफी या MRI ऑफ द ब्रेस्ट
समय समय पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समय समय पर करते रहते हैं, मैमोग्राफी करते हैं या एमआरआई करते हैं, तो अगर अर्ली केस में कोई कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको पता लगाया जा सकता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट में एक चीज़, अपने आप में ब्रेस्ट इम्प्लांट ब्रेस्ट कैंसर नहीं कॉज करता, ये वेल नोन है। लेकिन अगर कोई कैंसर डेवलप कर रहा है तो इम्प्लांट के कारण छिप सकता है, पकड़ में आने में उसमें देरी हो सकती है। इसलिए अगर आप समय समय पर मैमोग्राफी या एमआरआई ऑफ ब्रेस्ट करा रहे हैं तो आप उसको जल्दी पकड़ पाएंगे अगर कोई कैंसर डेवलप हो रहा है। और अगर स्टेज 1 का कैंसर अगर डिटेक्ट हो जाता है, उसको ट्रीट करना बहुत आसान है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं बजाय स्टेज 3 और स्टेज 4 के। तो समय समय पर मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात ये। सेकेंड बात, अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करा रहे हैं और आप अभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, तो आप ये समझ लें ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर खास करके बड़े साइज़ का ब्रेस्ट इम्प्लांट है तो ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है कि आपका निपल, आपका ब्रेस्ट प्रॉपर मिल्क प्रोड्यूस ना करे, एक्सक्रीट ना करे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, ब्रेस्ट इम्प्लांट ब्रेस्ट सैगिंग को कम नहीं करता है और उसको प्रिवेंट नहीं करता है। समय के साथ ब्रेस्ट की सैगिंग हो सकती है ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद भी। अगर आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है तो ऐसा ना सोचें कि हमारी ब्रेस्ट सैगिंग नहीं होगी क्योंकि हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है। ब्रेस्ट इम्प्लांट सैगिंग को नहीं रोकता है और बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही थोड़ा सैगिंग में हेल्प कर सकता है। अगर सैगिंग ज़्यादा है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट ब्रेस्ट सैगिंग को कम नहीं कर पाता है। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है और समझना आवश्यक है। दूसरी बात, जैसा कि हमने बोला, अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रहे हैं तो देखें क्या वो स्मूथ है या टेक्सचर्ड है, जहाँ तक पॉसिबल हो। और आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स का इस्तेमाल ना करें, स्मूथ इम्प्लांट का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया है। और अगर आपने कभी इम्प्लांट करवाया है, अगर आपकी ब्रेस्ट में कभी दर्द होता है, स्वेलिंग आती है, लालीपन आता है, सूजन आती है, या आपको लगता है कोई नए सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं ब्रेस्ट के अराउंड, तो आप उसको इग्नोर ना करें, इमीडिएटली एक एमआरआई कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है वो इम्प्लांट के अराउंड कैप्सूल बन गया हो, रप्चर कर गया हो या अर्ली स्टेज हो, कैंसर डेवलप होने की जो भी रीज़न हो, उसको हमेशा देखें। एक चीज़ और, जो इम्प्लांट्स की लाइफ है वो 10 साल या 12 साल तक होती है। अगर आप उस इम्प्लांट को 12 साल से ज़्यादा लंबा ले जाते हैं तो बाद में परेशानियाँ आ सकती हैं। खास करके भारत में जो लोग इम्प्लांट कराते हैं वो 15 साल 20 साल तक इम्प्लांट नहीं बदलते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि समय समय पर चेकअप कराते रहें। कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको पहले ही डील करें, उसको लेट ना करें। सो फ्रेंड्स, आज हमने ब्रेस्ट इम्प्लांट कैंसर के बीच में क्या एसोसिएशन है इस पर गहरा डिस्कशन किया। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कोई और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस तो आप उसे ज़रूर मेंशन करें, हमारी टीम हेल्प करेगी ताकि हम ऐसी वीडियोस और बना सकें। एंड आई एम डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर। आशा करता हूँ आपसे फिर फ्यूचर में मिलेंगे। थैंक यू। मेरे और भी वीडियोज़ हैं जो हमने बनाए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर हैं, गायनिकोमेस्टिया के ऊपर हैं, लेज़र हेयर रिमूवल के ऊपर, राइनोप्लास्टिक के ऊपर, ऐसी बहुत सारी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे हैं, आप उनको देख सकते हैं।